अच्छा सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। ये अपना डे 13 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवीजन, ठीक है। चलो, अभी तक मैं जो भी बीता है उम्मीद करता हूँ कि सबका सब सही से जा ही रहा होगा। और अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो हैं हम यहाँ बैठे हुए, वेलकम हो, आकर के पूछो। चलो आगे आज स्टार्ट करते हैं कि अपना क्या है इस सीरीज़ में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वही तो क्या सब है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए। इन दिस यूनिट वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहने एक तो पूरा का पूरा क्लास 12th का टॉपिक ही है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज से ही जो भी पढ़ना है, तो जैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका मूवमेंट से करंट और करंट से मैग्नेटिक फील्ड, लगभग 65 to 70% जो सिलेबस है ना वो चार्ज पर ही है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, ये कोई नया बात नहीं हो गया। इसका इन जनरल अ चार्ज कैन क्रिएट 3 इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो जब भी एक चार्ज रेस्ट पर होगा, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब भी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में अगर रहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में अगर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो इन मोशन करने मतलब अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं मेंशन किया है, तब तो यहाँ पे ऑल द 3 इफेक्ट्स इट कैन जनरेट। फिर से नेक्स्ट बोला, अंडर व्हाट कंडीशन चार्ज विल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। तो व्हेन द चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर जो एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो हमेशा ध्यान में रखना करंट कैरिंग वायर इज एक्चुअली न्यूट्रल। इसको बाहर से कोई भी चार्ज दिया नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को तो क्रिएट कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकता है। इट जनरेट्स ओनली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चार्ज क्या है, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये चेंज नहीं होता है ना टाइम के साथ ना स्पेस के साथ, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ओके। बस इतना ही वर्ड काफ़ी है, ओके। दूसरा कि चार्ज जो है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी शो नहीं करता है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहने का मतलब है कि जो स्पीड के साथ बदल जाए। जैसे मास, अगर आप स्पीड के साथ बदलना चाहोगे तो मास बदल जाता है, मास इंक्रीजेज विथ स्पीड, बट चार्ज विल नॉट, ठीक है। सो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट डस नॉट शो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। वर्ड याद रहेगा, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ओके। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। Smallest isolated charges are electron, proton and neutron, okay. इनवेरियंसी, टाइम इनवेरियंट होता है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। स्पेस इनवेरियंट होगा एंड स्पीड इनवेरियंट, इसी को अभी मैं बोल रहा था, चार्ज डस नॉट चेंज विथ स्पीड। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, लाइक चार्जेस रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है, चार्जेस आर स्पीड इनवेरियंट, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब होता है कि जब भी ट्रांसफ़र होगा चार्ज का, तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड का यही मतलब होता है। Q इक्वल्स टू ये ऊपर वाला Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, ठीक है, ओके। नाउ चार्जेज आर कंजर्व्ड, मतलब जब भी ट्रांसफ़र होगा तो एक ऑब्जेक्ट से में घटेगा चार्ज और दूसरे ऑब्जेक्ट में बढ़ेगा, लेकिन टोटल सम जो होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। डन है, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस था कि व्हिच चार्ज इज फिजिकली पॉसिबल इन नेचर। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हिच चार्ज ट्रांसफ़र इज फिजिकली पॉसिबल इन नेचर और नॉट। तो जैसे ये वाला दिया हुआ है, तो दिस इक्वल्स टू एन ही करो, अगर यहाँ पे n इंटीजर आता है तो दैट मीन्स दिस ट्रांसफर इज पॉसिबल। तो n इक्वल्स टू 10 आ रहा है ना, तो दिस इज पॉसिबल। ऐसे करके ये कुछ एग्जांपल्स हैं। चलो नाउ नेक्स्ट पर आ जाओ, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पे। तो चार्ज का ट्रांसफ़र करने का 2 मेथड है। एक मेथड है कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय कंडक्शन, और दूसरा वाला जो मेथड है दैट वन इज वाया बोलो इंडक्शन, ठीक है। दूसरा वाला मेथड है इंडक्शन। तो पहले कंडक्शन को देख लेते हैं, फिर हम लोग इंडक्शन पे आएंगे। चलो यहाँ पर आ जाओ। तो ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन में क्या होता है कि चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा वो कांटेक्ट के थ्रू, जब भी 2 ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाएंगे तभी चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ये अपने आप ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, उसको मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे ये मान लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों को तुमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर अगर ये स्विच को बंद कर दिया, तभी चार्ज ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है।
और चार्ज का ट्रांसफ़र कब तक होगा, तो ये चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि दोनों ही ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बात समझ में आया? तो चार्ज विल स्टॉप इट्स मूवमेंट व्हेन द पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिकम इक्वल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टू प्रिंसिपल्स शुड रिमेन वैलिड, पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो V1 इक्वल्स टू V2। आपको ये कैलकुलेशंस इतना टफ करके आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको सीधा सीधा रखना है Q1 डैश और Q2 डैश का जो ये डायरेक्ट इक्वेशन है उसको आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो Q1 डैश का अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो Q1 डैश इक्वल्स टू R1, Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 है ना, R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल आप बोल दो, और Q2 डैश भी ऐसे ही R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल बोल दो। यहाँ पर से आपको क्या सब और भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर हम Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो पूछ लें या फाइनल चार्जेस का रेशियो पूछें तो Q1 बाई Q2 जो फाइनल चार्जेस का रेशियो है वो R1 बाई R2 बनता है। दूसरा, अगर आपको मान लो कि हम चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछें, फाइनल चार्ज डेंसिटीज का, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 अगर मैं आपसे पूछूं तो ये R2 बाई R1 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझ में बात है? चलो आगे चलते हैं। पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नोट में लिखा हुआ, वाइल नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, सो नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जेस जो है हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ नहीं जाता है। दैट थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूव करता है ना वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी के तरफ मूव करता है। अब अगर ये पोटेंशियल एनर्जी को रख करके बात करें तो पॉजिटिव चार्ज में हमें लगता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए हमें लगता है कि लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चला गया। लेकिन अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे तो उसमें भी यही दिखेगा कि इट इज़ हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी मूव कर रहा है। तो कभी भी ऐसा ऑटोमेटिक मूवमेंट को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो डाइपोल का ही मूवमेंट को लेकर के बन जाए कि डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया, ये किधर मूव करेगा, तो वो हमेशा ही ऑप्शंस पे ध्यान देना कि वो हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेगा। होप सो आई एम क्लियर। ठीक है, चलो अर्थिंग पे आ जाओ। अर्थिंग, तो अर्थिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, क्योंकि अर्थिंग में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं रियल वायर से, तो ये कंडक्शन का एग्जाम्पल है। तो अर्थिंग जिस भी ऑब्जेक्ट को करोगे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और अर्थ ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो फिक्स्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 होने के लिए अर्थ जो है उसको चार्ज सप्लाई भी कर सकता है और अर्थ जो है ऑब्जेक्ट से चार्ज को ले भी सकता है, गेन भी कर सकता है। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना है बस इतना कि अर्थिंग करने के बाद पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 0, जिस भी ऑब्जेक्ट को तुमने अर्थ किया है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रांसफर बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हमेशा ही ये विदाउट कांटेक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज जो इंड्यूस करवाएगा वो नियर बाय एरिया में निगेटिव चार्ज को इंड्यूस करवाएगा और अवे वाले एरिया में पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करवाएगा। हमें बस इतना ही तो ध्यान में रखना है। इधर अगर निगेटिव चार्ज को लिए हो तो ये इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करवाएगा और इधर पे निगेटिव चार्ज को इंड्यूस करवाएगा। दैट्स इट, इतना काफ़ी है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कोई रियल ट्रांसफ़र नहीं होता है। इन दिस मेथड एक्चुअल चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। ड्यूरिंग इंडक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ वन चार्ज द सेपरेशन ऑफ चार्ज विल अकर इन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, इन अनदर ऑब्जेक्ट या अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो जिस ऑब्जेक्ट में ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है, कोई रियल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड अगर मान लो कभी फ्लक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दे, यहाँ पर एक हमने स्फेयर रखा है, ये स्फेयर में इधर पे कौन सा वाला चार्ज इंड्यूस करेगा, लेफ्ट साइड पे बताओ, प्लस, और राइट साइड पे कैसा चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस। अगर हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल सरफेस बना दिया, हाइपोथेटिकल सरफेस लाइक दिस, हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, तो बताओ इस तरह के क्लोज सरफेस से किस तरह का फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स या नेगेटिव फ्लक्स? आंसर इज पॉजिटिव फ्लक्स। अगर यही सेम हाइपोथेटिकल सरफेस इस साइड पर ऐसे करके हमने बना दिया तो वहाँ से कैसा फ्लक्स होगा, तो पॉजिटिव फ्लक्स या नेगेटिव फ्लक्स?
तो चार्ज इज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट नेचर ऑफ चार्ज विल जनरेट बिटवीन अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ओ सॉरी, व्हाट नेचर ऑफ फोर्स। तो जब भी ऐसा फोर्स को देखोगे इट विल बी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही पास में ऑपोजिट चार्ज को ही इंड्यूस करवाएगा, जिस कारण से कि वो अट्रैक्टिव फोर्स को जनरेट करता है। बहुत बढ़िया, चलो आगे देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस एट अ डिस्टेंस ऑफ आर अप्लाई फोर्स ओवर ईच अदर एज सोन। ये देखो Q है, बीच का R है और इतना ये फोर्स है। इफ पॉइंट चार्जेस आर रिप्लेस्ड बाय स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर्स देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो देखो अगर यहाँ पे कंडक्टर्स ऐसा दे दिया स्फेरिकल कंडक्टर्स, तो ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, चार्जेस विल गेट सेपरेट, जिसके वजह से इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस विल इंक्रीज, सो द फोर्स विल डिक्रीज। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्क्स ओवर विच प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहने का ये देखो, ये जो एक डब्बा तुम्हें दिख रहा है, तुम इसके अंदर में पैक्ड हो, बाहर में अगर एक चार्ज भी है तो दिस चार्ज विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द फोर्स ओवर यू बिकॉज यू आर इनसाइड अ मेटल बॉक्स। ठीक है, तो ये मेटल बॉक्स में इस साइड पर नेगेटिव चार्ज और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, जिस वजह से कि आप पर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वर्क्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। नेक्स्ट पर आ जाओ। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वर्क्स ओवर विच प्रॉपर्टी। यस, दिस ऑल्सो वर्क्स ओवर द इंडक्शन ओनली, क्योंकि अगर इसके भी पास में आप अगर कोई भी चार्ज को लेकर के आओगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस पर कौन सा वाला चार्ज इंड्यूस करवाएगा, माइनस वाला, और माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा तो मतलब यहाँ पर कौन सा वाला चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस वाला, और प्लस के कारण से ये गोल्ड लिप्स एक दूसरे से दूर होंगे, दे विल गेट रिपेल्ड। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ, अब अगर मान लो यहीं पर कि ये नॉर्मल वर्किंग है इसका इंडक्शन के ऊपर, लेकिन अगर मान लो यहीं पर मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ना, अगर मान ले कि यहाँ पर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को ले करके आ गए और इस पर से कांटेक्ट में करवा दें, तो कांटेक्ट करवाने पर तब तो फिर ये थ्रू आउट पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा। बात समझ में आया? तब भी ये गोल्ड लिप्स दूर ही जाएंगे। तो ये कंडक्शन टाइप से होता है। तो तुम इसको यूज करने में कंडक्शन भी करवा सकते हो, बट नॉर्मली वी यूज इट विथ इंडक्शन। होप सो क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर बाय द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये इसका डायग्राम हम यही वाला ले रहे हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रख दिया, ड्यू टू विच गोल्ड लिव्स गेट डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर। तो देखो अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो यहाँ पर नेगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया एंड लिव्स गॉट डाइवर्स्ड। अ सेकेंड चार्ज ऑब्जेक्ट इज फर्दर टेकन नियर बाय द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट भी लाया एंड इट इज फाउंड दैट लिव्स गॉट मोर डाइवर्स्ड। लिव्स ज़्यादा डाइवर्ज हो गया, मतलब इस पर और भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आया। तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा नेगेटिव आना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे पास आने वाला चार्ज भी एक और पॉजिटिव ही है, ये बताना चाह रहा है। क्लियर है? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ और भी मेथड है ट्रांसफ़र करने का, लेकिन उसका हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया है, हम लोगों ने लिखा नहीं है। बस एक नॉर्मल सा जान लो, फ्रिक्शन से भी चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। मतलब अगर हम लोग रब करें, रबिंग का हेल्प ले, तो भी चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर अप्लाई करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे भी तुम इलेक्ट्रॉन का इमिशन करवा सकते हो, उससे भी चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। सेकेंडरी इमिशन कहते हैं अगर कॉलिजन होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो कॉलिजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑब्जेक्ट से बाहर निकलता है और उसको हम लोग सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। थर्माइनिक इमिशन मतलब वाया हीटिंग इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स यानी लाइट, तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ पे अगर चलते हैं,
इट गिव्स व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में कुछ दिक्कत ना हो। कुलम्स लॉ इज व्हाट इट गिव्स यू इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ बताता है किसके बीच में, तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट एज वेल एज व्हेन द चार्जेज आर इन मोशन। अगर हमसे पूछा जाए ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि क्या कुलम्स लॉ को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब चार्ज रेस्ट पर रहता है, तो आंसर इज नो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डिपेंड करेगा कि चार्जेज कैसा है। तो जो भी चार्जेज, अगर दोनों सिमिलर चार्जेज है तो रिपेल करेगा एक दूसरे को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, और अगर दोनों चार्ज अनलाइक है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, ओके। अगर हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का बहुत यूज आएगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, हमें ज़्यादातर यूज आता है स्केलर फॉर्म का, हमें मालूम ज़रूर होना चाहिए। तो फोर्स जो होता है, जैसे यहाँ पर Q1 Q2, जैसे यहाँ पर F12 करके अगर लिखो तो K Q1 Q2 बाय R³ इंटू यहाँ पर लिखना है R1 माइनस R2। समझ में आता है? और अगर यहीं पे 2 1 करना है तो यहाँ पे R2 माइनस R1 डन है। अब R12 ये तो नहीं हो सकता कि तुम लोग R12 ना जानो। R1 माइनस R2 कैसे लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये आप लोगों के लिए अब बच्चों का खेल होना चाहिए। x1 माइनस x2 आई कैप के साथ, y1 माइनस y2 जे कैप के साथ और z1 माइनस z2 के कैप के साथ। मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकालने जानते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स फोर्स, ये इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, क्या ही मैं बताऊं इसमें। ठीक है, आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्स फोर्स, नाउ दिस इज व्हाट नीडेड मोर फॉर अस। तो अगर Q1 Q2 है और बीच में फ्री स्पेस हो या एयर भी मान सकते हो, तो F को लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डन है, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब जितना ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही वो वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सा चार्ज कितना बड़ा है। सो वॉट एवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, फोर्स अप्लाइड बाय वन चार्ज ओवर द अदर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का ही होगा। ठीक है, बस डायरेक्शन वाइज दे विल बी ऑपोजिट। होप सो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन में θ1 और θ2 को कंपेयर करो। जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए थे उन समय ये सब क्वेश्चन अच्छे लगते थे। अब हम लोगों का इतना पढ़ा हुआ हो गया है कि दिस क्वेश्चंस विल बी लाइक अ चाइल्डिश क्वेश्चन। देखो दोनों जगह पे चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो फोर्स जो रिपेलिंग होगा वो सेम ही होगा, जिससे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स दूर जाएंगे। और mg मास सेम है, मतलब mg क्या करेगा, तो वो जो ये बीच वाला जो वर्टिकल लाइन है इसके पास लाएगा दोनों ऑब्जेक्ट को। अब दोनों पर mg भी सेम तो बराबर एंगल, और दोनों पे फोर्स भी सेम तो बराबर फोर्स से दूर, इसलिए θ1 और θ2 भी बराबर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए Q1 है और यहाँ Q2 है, क्या Q1 और Q2 के अलग अलग होने से क्या फोर्स अलग अलग होंगे? आंसर इज नो, दोनों जगह फोर्स सेम है। हाँ, लेकिन मास अगर अलग अलग है तो ये जो mg वाला कंपोनेंट है उसमें 2mg का इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसलिए ये θ1 छोटा हो जाएगा। तो θ1 इज लेस देन θ2, उसी को यहाँ लिखा θ2 ग्रेटर देन θ1। डन है। फिर यहाँ पर देखो जैसे यहाँ 1 kg है वहाँ 2 kg है, चार्ज अलग अलग होने से एंगल अलग अलग नहीं होगा क्योंकि फोर्स सेम रहता है। बस ये मास अलग अलग होने से जैसे जिस साइड का मास ज़्यादा है उस साइड का एंगल छोटा हो जाएगा। ओके, व्हाट विल बी द इफेक्ट अपॉन एंगल थीटा इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गेट्स शॉर्टर। अगर ये लेंथ को तुम छोटा करने लगोगे तो इसका मतलब इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस भी छोटा होने लगेगा, और डिस्टेंस छोटा होगा तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगा तो यानी ये दोनों दूर दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो ये थीटा वैल्यू बढ़ेगा, सो थीटा विल इंक्रीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट अपॉन एंगल थीटा। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक एक करके पढ़िए, है ना। जैसे अगर हम लोग स्पेस में लेते चले जाएंगे फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में mg काम नहीं करेगा, तो ये अलग एंगल ये दोनों दूर जो जाएगा इसके वजह से
ये दोनों ऐसे 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 हो जाएंगे, एक ऐसा हो जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा, तो टोटल एंगल 180 बन जाएगा, है ना। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आंसर्स को भी आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। जैसे इसका tan थीटा इक्वल्स टू F/mg, आप इसका आंसर को कैसे प्रैक्टिस करके रखेंगे, ये देखो, ये थीटा, ये भी थीटा ही है, तो mg इधर लग रहा है और f इधर लग रहा है, ये वाला थीटा है ना। आप इसको डायरेक्टली tan थीटा इक्वल टू, ये देखो F/mg, कहाँ का f है कहाँ का mg है, आप इसको ध्यान में रख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है, ये भी क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो the given system of charge is in equilibrium if charge leaks at constant rate alpha from the sphere, then find the speed of sphere when separation between the spheres becomes x। तो जब इनके बीच का सेपरेशन x हो जाता है, मतलब x बहुत छोटा है, ठीक है, तो उस वक्त इनका स्पीड कितना होता है। तो पहले तो आपको सीधा सीधा लिख देना है tan थीटा इक्वल्स टू F/mg, फिर tan थीटा के जगह पर, है ना, tan थीटा की जगह पर यहाँ ज्योमेट्री लगाओ, ये जो आपको ज्योमेट्री दिख रहा है, तो ये वाला जो है मैं आपको इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला लेंथ हो जाएगा x/2, है ना, x/2, और tan थीटा साइन थीटा बराबर ही होता है, तो x/2 डिवाइड बाई कितना लिख दो, l, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस नहीं है दिया हुआ। ओके, x/2 डिवाइड बाई l साइन थीटा के टर्म्स में इक्वल्स टू F/mg, f के जगह पर kq² बाई x² और mg ही रह गया, तो इस हिसाब से q² निकाल लो, q निकाल दो। फिर उसने बोला था लीक रेट इज कांस्टेंट, तो लीकेज रेट मतलब dq/dt, वो निकाल दिया और dq/dt की जगह पर कांस्टेंट रख दिया अल्फ़ा, सो हमें एक आंसर मिल गया। तो ये हमारा एक PYQ क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको फिर से करेंगे, मैंने इसमें बस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है। ओके, फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। तो ये चार्ज Q पर जैसे नेट फोर्स, ये देखिए, ये सब एकदम से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये Q पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स उधर लग जाएगा। लेकिन ये वाला जो राइट साइड वाला जो चार्ज है, वो तो देखो, तो यहाँ -Q दिख रहा है ना आपको, तो दिस माइनस विल अट्रैक्ट दिस Q, तो वो उसका भी फोर्स राइट में ही लगेगा, तो दोनों ही फोर्स राइट में ही लगेगा, इसीलिए बोथ द फोर्सेस हैव बीन एडेड। ठीक है, ओके, आप लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करिए। ये सब क्वेश्चंस में से आपको क्या डायरेक्टली ज़्यादा आइडिया लगेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो आप लोग इसमें डिसाइड करेंगे, दैट वन इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका आता है रिजल्टेंट निकालने का तरीका। तो रिजल्टेंट तो सेकेंडरी स्टेप है, पहला स्टेप में गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज को कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज को कैसे दिखाएंगे, जैसे मैं आपको अगर बताऊं, यहाँ पर मान लेते हैं एक प्लस Q है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव Q है, बताइए तो इस स्मॉल प्लस Q पर किधर की तरफ फोर्स दिखाऊं, क्या ये लाइन ज्वाइनिंग में अवे दिखाऊं या इसके टुवर्ड्स दिखाऊं, करेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक। सपोज कर लेते हैं कि इस साइड भी, यहाँ पर भी ये एक चार्ज है -Q। अब बताइए इस -Q की वजह से इसी +Q, जो स्मॉल वाला +Q, इस पर किधर फोर्स लगेगा, तो यस, ये इधर लगेगा। अब ये जो दो फोर्सेस है F और F, अब इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो हमें बस आइडिया रहना चाहिए कि ये रिजल्टेंट इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज में ये पूछता है कि रिजल्टेंट विल गो इन विच डायरेक्शन, तो आपको ये अगर पता ही नहीं चलेगा रिजल्टेंट किधर जा रहा है, हाउ विल यू गेट द आंसर, ठीक। चलिए, इसके रिजल्टेंट डायरेक्शन पे खूब मेहनत करो और फिर तब रिजल्टेंट निकालने पर मैग्नीट्यूड पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, यू ऑल विल प्रैक्टिस ओवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसका यहाँ पे आते हैं, टू स्मॉल स्फेरिकल चार्ज्ड balls having charges 2q and -q are separated by distance d. Force between them is F. If both the balls are taken in contact, अगर उन्हें कांटेक्ट में ले आए तो क्या होगा कि अगर दोनों ही छोटे छोटे बॉल्स हैं जिनका रेडियस इक्वल है, तो कंडक्शन जैसे ही पास लाएंगे कांटेक्ट में, कंडक्शन होगा और कंडक्शन में चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, और अगर दोनों का रेडियस सेम है तो चार्जेस ट्रांसफ़र होने के बाद में जो फाइनल चार्जेस होगा वो दोनों पर इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इस पर चार्ज Q मानता हूँ तो इस पर भी चार्ज क्या हो जाएगा, Q। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाऊँ तो फाइनली टोटल चार्ज हो गया 2Q
और इनिशियली टोटल चार्ज था यहाँ कैपिटल में 2q और यहाँ -q, तो 2q माइनस q, तो यानी q इक्वल्स टू हो जाएगा q/2। इसीलिए इस पर दोनों पर ये देखो q/2 चार्ज आ गया। अब इसलिए वो पूछा न्यू फोर्स बताओ कितना होगा। तो पहले इनिशियल फोर्स आप दोनों के बीच में लिखिए, तो k q1 q2/r², ये देखो यहाँ लिखा है। होप सो सबको समझ में आ रहा है। मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया, ये वाला लाइन, ठीक। इसके बाद जब चार्ज q/2 हो गया तो k q1 q2/r², फिर से लिखा। तो अब यहाँ पर इस वाले फोर्स को और ये वाले फोर्स को बस कंपेयर करना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखो, 2 small charge spheres having charges 2q and -3q are separated by distance d in air, ठीक है। force between them is F, they are taken in contact and, तो ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन सिमिलर है ना। तो अगेन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक चार्ज 2q और -3q है। फिर से देखो, फिर से नेक्स्ट, एक चार्ज स्फेयर है, मतलब चार्ज को बेसिकली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं इन सच अ वे दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स मैक्सिमम। तो ये एक मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन है भी नहीं। कोई भी एक नंबर को अगर दो पार्ट में डिवाइड करो जिससे कि उनके बीच का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। मान ले कि ये नंबर n1 और n2 है, तो ये इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के लिए n1 और n2 का वैल्यू ना n/2 के बराबर होना पड़ता है। तो इसलिए इसका भी जो आंसर आया होगा वो q/2 आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक। अब इस पे ओके, परमिटिविटी क्या होता है? तो ये एक ऑपोजिंग कैरेक्टर है किसी भी मीडियम का, ठीक है। परमिटिविटी इज अ काइंड ऑफ ऑपोजिंग कैरेक्टर बाय विच इट इज एबल टू अपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0, इसका वैल्यू भी है, ठीक है। और 1/4πε0 का वैल्यू आप लोगों को याद भी है, ठीक है ना। अब बात कर रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक का। तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो रिलेटिव ऑपोजिंग कैरेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। इसको ε/ε0 कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल K से भी दिखाते हैं, εr को कैपिटल K से भी दिखाते हैं। अब बोलोगे ये जो 1/4πε0 है इसको हम लोग स्मॉल k से भी लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो εr का वैल्यू अगर 4 है तो इसका मतलब है कि जिस भी मीडियम का ये है, दैट पर्टिकुलर मीडियम कैन अपोज 4 times मोर देन द फ्री स्पेस। तो दैट मीडियम विल अपोज मीन्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो अपोज करेगा। ओके, सो एप्सिलॉन कैन बी रिटेन एज εr into ε0। ओके, εr का कोई यूनिट वगैरह सब नहीं होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक? अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आप लोग जो है ध्यान से देखना। और रिवाइज करने से पहला काम यही है, खुद से रिवाइज करने से पहला काम कि आप लोग पहले इसी को थोड़ा स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो कि इसको लाइन बाय लाइन ऐसे एक बार हम लोग चले गए। इसके बाद आपका क्या होना चाहिए कि पूरा का पूरा खुद से जब रिवाइज करोगे मोर देन हाफ एन आवर इट शुड नॉट टेक, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हो ना। तो लाइन बाय लाइन एक बार देख लिया तो हाफ एन आवर से ज़्यादा थ्योरेटिकल रिवीजन में नहीं लगना चाहिए। इसके बाद सिर्फ लगाओगे तुम लोग सवाल, क्वेश्चन, चाहे वो इसका अपने मॉड्यूल का या PYQs का या अपने नोट्स का, ठीक है। तो लगाना है सिर्फ सवाल एक बार थ्योरेटी रिवीजन के बाद, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, तो जब भी एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इंड्यूस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, घटाता है, अपोज करता है। फोर्स को भी वो डिक्रीज करता है एंड इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन चार्ज को वो क्या करता है, वो बढ़ा देता है। इफेक्टिव सेपरेशन इंक्रीजेज, मतलब अगर कहीं पर भी हम लोगों ने है ना कहीं डाइलेक्ट्रिक रखा तो इफेक्टिव डिस्टेंस जो बन जाता है ना वो √ER टाइम्स R बन जाता है, √εr टाइम्स R। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है 4 जैसे एग्जांपल में लिखा है और ये डिस्टेंस है बीच का d, मान लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस है d, तो ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस ये कितने डिस्टेंस के बराबर हुआ, तो √4 × d, ठीक है। तो ये मैंने इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करवाया है, प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, नाउ कूलम्ब्स लॉ इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में देखो पहले क्या लिखते थे, 1/4πε0 q1 q2/r²। अब बस यहाँ εr भी आ जाएगा,
ठीक है, या तो आप इसको ऐसे करके ही याद करो, ये भी ठीक ही है तरीका है, या फिर इसको लिखने का एक और भी तरीका है कि 1/4πε0 लिख लो, Q1 Q2 बाय R इफेक्टिव का स्क्वायर कर दो। मतलब ये डिस्टेंस D जो है इसको पहले D इफेक्टिव में बदल दो और फिर यहाँ पर D इफेक्टिव या R इफेक्टिव रख दो, ठीक है। ओके, अब एयर हो या फ्री स्पेस हो, उसके लिए एप्सिलॉन आर मिनिमम होता है जिसका वैल्यू 1, और मेटल के लिए एप्सिलॉन आर मैक्सिमम होता है। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट ऑफ अ चार्ज। किस तरह का इफेक्ट है भाई ये, तो ये एक ऐसा इफेक्ट है जिससे कि ये दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इससे अवे जाएगा, ये अवे दूर के तरफ क्रिएट करता है, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो टूवर्ड्स के तरफ, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैं बोल, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का या नेगेटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है चारों तरफ। तो अब मुझे बताओ कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरीके से तुम लोगों ने दिखाया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है। तो इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आपको याद रखना है। एक पॉइंट चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इट इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का ग्राफ कैसा बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर है तुम्हारा सेंटर पे एज्यूम करो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ओके। इसके बाद यहाँ से जो ग्राफ बनाना है आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ये देखो यहाँ पर हमने प्लस क्यू रखा, तो आपको क्या सोचना है कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर ही जो बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इस पॉइंट पर अवे गया, इस पॉइंट पर भी अवे गया, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर शो करना है। इस पॉइंट पर लेफ्ट में गया, इस पॉइंट पर भी लेफ्ट में गया, तो अगर राइट साइड गया तो मतलब वो सब डायरेक्शन पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में गया तो वो सब डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के लिए ये प्लॉटिंग है। होप सो क्लियर है। तो अब जो एक्स एक्सिस पर है, अब सोचो कि ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने अगर ये एक्स बना दिया और ये वाई बना दिया, तो इस तरफ के इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव में दिखा दिया और लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव में दिखाया गया। तो ई का मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दिया। ये देख घट गया, ये मैग्नीट्यूड वाइज इट इज डिक्रीजिंग। नाउ फॉर नेगेटिव चार्ज अगर मैं बात करूँ, तो जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट में और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट में। तो ये वाला डायरेक्शन ही नेगेटिव है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट ना लेकर के इसको यूज किया, और ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है इसलिए ऊपर वाले को यूज किया, नीचे को नहीं यूज किया, ठीक है। और मैग्नीट्यूड चार्ज से दूर जाना है, चार्ज से दूर जाने पर घट रहा है, तो चार्ज जहाँ पर है वहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, चार्ज से दूर जा रहे हैं मैग्नीट्यूड घट रहा है, ठीक है। ऐसे चार्ज से दूर जाना है, हमेशा चार्ज के तरफ से दूर जाना है। चलिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस को भी लेकर के आप सीख सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस को लेकर के भी आपको ड्रॉ करना चाहिए, आगे क्वेश्चंस मिलेगा। सो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, ये आपका हो गया KQ/R², R12 या R21। तो अगर हम लोगों ने E12 लिखा, E12 ऐसे करके अगर लिखा, यहाँ पे 1 2 तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही पॉइंट चार्ज है ना, सॉरी। तो यहाँ पर सिंपली ये जैसे एक पॉइंट चार्ज है Q, तो KQ/R², तो ये यहाँ पर चार्ज है और ये वाला जो पॉइंट है तो उस पॉइंट का लोकेशन देखना चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट का लोकेशन पहले ओरिजिन से मिल गया और चार्ज का लोकेशन भी ओरिजिन से मिल गया, तो ये जो होता है ये पॉइंट का लोकेशन माइनस चार्ज का लोकेशन, समझ में आता है। ये जो R है, दिस R इज दैट R इज व्हाट, मैं इस R को लिख रहा हूँ, R इक्वल्स टू लोकेशन ऑफ पॉइंट P माइनस लोकेशन ऑफ चार्ज Q, ये होना चाहिए, क्लियर है। और यहाँ यूनिट वेक्टर है
तो अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर है तो नीचे आर स्क्वायर, और अगर जैसे मैंने यहाँ पूरा वेक्टर लगा दिया तो नीचे में आर क्यूब हो जाएगा। मेरी बात होप सो सबको क्लियर है, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये फिर क्वेश्चन हो गया, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। ऑरिजिन पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, चार्ज अपना यहाँ पर है, तो मतलब जिस पॉइंट पर चाहिए उसका लोकेशन चाहिए चार्ज से। तो लोकेशन ऑफ ऑरिजिन पता है, लोकेशन ऑफ चार्ज पता है, तो लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, ये देखो कितना सही तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। चलिए सब के सब ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन भी है, अगला क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करो, क्योंकि फिजिक्स क्या है, थोड़ा थ्योरी और उसका फिर एप्लीकेशंस। तो जब भी एप्लीकेशंस मिलते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस मिलते हैं, वीडियो को मान लो पॉज करना, पॉज करो, क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो, या पूरा वीडियो देख लो और बाद में सॉल्व करो। मेरे ख्याल से तो यहीं पर पॉज करके सॉल्व कर लो। जैसे यहीं पर है पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब यहाँ पर दो चार्ज, एक क्यू है एक माइनस क्यू है। अब इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो पहला स्टेप में उसका डायरेक्शन दिखाइए, ठीक है, और फिर दोनों डायरेक्शन अगर सेम आ रहा है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट इट, ठीक है, ओके। इसमें भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए है, इसमें भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्यू है या माइनस क्यू है। चलो, तो ये जो क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इफ वाई लेस देन ए, मतलब ये देखो यहाँ पर है कुछ ऐसा, प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे निकालना है। अब ये दोनों, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों निकल गए। अब ये y को छोटा रखना है, तो y को अगर छोटा रखना है तो इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन यूज करना है, बस उसका ध्यान में रखना है। तो इसमें जो मान ले ये e है, ये e है, पहले तो e लिख दे। तो e को लिखने के लिए यहाँ पर का जो ये डिस्टेंस है मान ले a, तो ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो e का मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझे। फिर यहाँ पर एक एंगल बना लेते हैं, ये थीटा, तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। तो वो या तो ऊपर से थीटा बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पर जो, एक सेकेंड, अगर ये वाला एंगल को हम लोगों ने थीटा लिया, ये वाला एंगल थीटा, तो इसका मतलब तब ये वाला एंगल लेना पड़ेगा थीटा, और ये भी थीटा, तब तो यहाँ पर ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा, तो नेट बनेगा 2e साइन थीटा। तो ई नेट जो बना, दैट मीन्स 2e की जगह पर लिख देंगे हम लोग के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग वाई बाई, है ना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, तो वाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर वाला वाई छोड़ दो, नीचे वाले वाई को ए के सामने नेगलेक्ट कर दो, तो कुछ तो आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन को प्लीज़ अटेम्प्ट करो। इसके बाद अब देखो, यही वाला क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ग्राफिकली, यहाँ पर देखो प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, अब इसको प्लॉट करना है। तो अब ये जो प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, अब इसमें कैसे जाएंगे, तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही बात करेंगे, मैं अभी भी आपको समझाया हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहले हम राइट मोस्ट पॉइंट से बात करते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर इफेक्ट प्लस क्यू का ही होगा, तो ये राइट साइड जाएगा, राइट साइड गया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन बना, इसलिए ये क्वाड्रेंट यूज किया, ठीक है। फिर अब आ जाएंगे लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर ये देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया, इसलिए हमने ये क्वाड्रेंट यूज किया। तो ये वाला वेरिएशन और ये वाला वेरिएशन, ये दोनों तो फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मिडिल ऑफ द चार्ज पर। मिडिल ऑफ द चार्ज में पहले लेफ्ट वाले चार्ज के पास वाले पॉइंट पर बात करो, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन गया, यानी ये पॉजिटिव हो गया। और राइट साइड के पास वाला पॉइंट पर बात करोगे तो इसका इफेक्ट के कारण से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में आएगा, यानी नीचे की तरफ। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लॉटिंग होगा, ये यहाँ ऊपर है और कहीं ना कहीं जीरो होगा और फिर यहाँ नीचे होगा, तो समथिंग लाइक दिस, ठीक। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप दोबारा से प्रैक्टिस करिए, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू में, ये मुझे दोनों एंड पॉइंट का मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, मिडिल में आप लोग बताओ, ये वाले पॉइंट पर राइट गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी राइट जाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है।
बट मिडिल पर भी ये कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि प्लस का भी राइट होगा और माइनस क्यू के वजह से भी राइट होगा, तो कभी जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए ये ग्राफ जो है वो एक्सिस को कभी कट नहीं कर रहा है। इधर भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इधर भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा, और मिडिल में ये जीरो हुए बिना ये लौट गया। ठीक है, ओके। सो ऑल द क्वेश्चंस, इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन टफ है, आप इसको फिलहाल के लिए स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें आप कहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होगा, लेफ्ट साइड का जो ये पोर्शन है इसमें दिक्कत नहीं है, जो मिडिल वाला में जो आपने बनाया उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, जो राइट साइड में यहाँ से ऐसे जा रहा है वो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस आता है ये वाला पोर्शन यहाँ पर जो आया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये क्रॉस क्यों कर गया। द रीज़न इज कि माइनस क्यू और प्लस 4Q चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो राइट साइड में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो, बिकॉज ये तो हायर स्ट्रेंथ का चार्ज है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा और माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, तो कभी न कभी बैलेंस करेगा। तो जहाँ पर भी जीरो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर ये एक्सिस को कट करेगा, और उसके बियॉन्ड वाले पॉइंट पर +4Q जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा। तो इसलिए ये वाले पॉइंट पर पॉजिटिव में गया, दैट्स वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ हैज़ मूव्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये प्लस में आ गया। ठीक है, चलो, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगेन वेरी गुड पॉइंट। अगर देखो ये दोनों ही चार्जेज अगर सेम नेचर के हैं, तो जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो वाला पॉइंट मिडिल में ही आएगा, उनके मिडिल में कहीं, मिडिल मतलब एग्जैक्ट मिडिल नहीं होना है, उनके मिड वे में कहीं पर भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही चार्जेज ऑपोजिट नेचर के हैं, ऑपोजिट नेचर के अगर हैं, तो ऐसे में जो पॉइंट आएंगे, जैसे यहाँ पे देखो 4Q और -Q, तो हमेशा ही जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वो इनके बाहर जाएगा, और इनके बाहर जाएगा वो भी हायर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ नहीं, लोअर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया जिसके हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा पहले ही हिट कर लिए। तो अगर चार्जेस का नेचर सेम, तो पॉइंट को हम लोग मिडिल में रख दिया कहीं पर भी, और अगर चार्जेस का नेचर ऑपोजिट है तो जिधर छोटा चार्ज है उसके तरफ वाला बाहर वाला पॉइंट पर चले जाओ, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस x ले लिया, तो ऑब्वियसली +4Q से ये डिस्टेंस हो जाएगा d+x। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो रहा है तो दोनों ही चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपने इक्वेट कर दिया। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपको क्वेश्चंस मिलेगा एग्जाम में भी आने वाले। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में आपको पढ़ना तो सबके सब है ही, लेकिन इसमें रिंग, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर को ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो रिंग जो हुआ ये, तो रिंग मतलब सिर्फ कंप्लीट फुल रिंग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वार्टर रिंग उसका भी बात कर रहा हूँ, और आर्क का भी बात कर रहा हूँ, उनके भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को ध्यान में रखना है फिलहाल के लिए। तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड को याद रखो। पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दूर, मतलब पूरा का पूरा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होता है। सेंटर ऑफ द रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, राइट साइड में अवे, लेफ्ट साइड में भी अवे अगर ये चार्जेस पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये चार्जेस नेगेटिव होता है तो ये टूवर्ड्स आता है। ठीक, नाउ ई इक्वल्स टू हो गया KQ(x) बाय x² + r²⁵ आपको इसमें से ये जो कंडीशन मैंने लिखवा रखा है ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि अगर ये x बहुत छोटा है, मतलब अगर ये रिंग के सेंटर से बहुत कम डिस्टेंस पर बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अगर वो x का वैल्यू बहुत छोटा है। अब इसका यूज कहाँ पर आएगा, तो अगर मान लो कि यहाँ पर कोई भी ऑपोजिट नेचर का एक चार्ज रख दें, यहाँ पर मान लो -Q रख दें, तो उस पर जब फोर्स निकालेंगे तो वो तो QE आएगा। तो QE जो लिखोगे तो Q इंटू यहाँ पर आ जाएगा KQX बाई, समझ में आ रहा है ना, RQ।
तो ये जो फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाएगा, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आने पर मालूम है ना आप लोगों को कि एस एच एम पॉसिबल है, तो वो एस एच एम हो सकता है, तो यानी उसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है ना। तो टाइम पीरियड अगर पूछा कभी भी, तो एफ को ऐसा करने पर एफ को आप एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से आप लोग एक्स एक्स को काट करके ओमेगा निकालेंगे, और फिर टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं हम लोग 2 पाई/ओमेगा, ठीक है। अब जो ये सेकंड वाला है, एक्स अगर बहुत ज़्यादा हुआ आर से, तो मतलब पॉइंट अगर बहुत दूर है, तब फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है, ये हमारा पी/क्यू भी है, ठीक है। नाउ एज एक्स इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ये तो आपके ग्राफ से भी आप ध्यान में रख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना 0, जैसे जैसे ही हम लोग दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लीनियर टाइप का रहेगा, फिर ये बाद में तो घटना ही है, इधर भी घटना ही है, ठीक है। एक पॉइंट कितना डिस्टेंस पर जाकर के मैक्सिमम होता है सेंटर से, तो r/√2, ये भी डिस्टेंस आपके लिए ज़रूरी है। अब ये r/√2 डिस्टेंस को आप जैसे रिंग के लिए याद रखे हो कि रिंग जैसे ऐसा है, तो यहाँ से इधर r/√2 या यहाँ से इधर r/√2, वैसे अगर ये रिंग ऐसा होता तो यहाँ से इधर r/√2 या यहाँ से इधर r/√2, तो इन सब डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। दिस पर्टिकुलर थ्योरी कैन बी इवन अप्लाइड फॉर 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेज ऑल्सो। यहाँ पर देखो प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है। अब इनका जो ये बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, क्योंकि रिंग के लिए भी तो हम लोग उसके एक्सियल पॉइंट पर जा रहे हैं ना, तो अगर 2 पॉइंट चार्ज है तो उसके बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर जाना है। तो बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ना, तो ये वाला डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 2a, तो ऐसे में इसका मिडिल पॉइंट से किसी भी एक चार्ज का डिस्टेंस हो गया a, समझ में बात आ रहा है, और यही इक्विवेलेंट टू हो गया रिंग का रेडियस, ये a या ये a, समझ में आ रहा है ना। रिंग का जो डायमीटर हुआ वो क्या हो गया 2a, तो रिंग का जो रेडियस हो गया वो क्या हो गया a, तो ये a/√2 डिस्टेंस पर आप लोगों को ये अप्लाई करने में बहुत बार दिक्कत होता है। मतलब देखो सब तो सीखा हुआ है, अब क्वेश्चन कैसे करके मैं ही कैसे दूंगा, तो मैं क्या देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज, प्लस क्यू हो गया, प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस डी दे दिया, बोला कि कितना डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा। अब कितना डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा आपको पता है, r/√2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम होता है, लेकिन r क्या है, व्हाट इज r, तो यहाँ पर देखो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को r नहीं कहते हैं, उसका सेंटर वाला पॉइंट से चार्ज का डिस्टेंस, मतलब r इज इक्विवेलेंट टू d/2, r इज इक्विवेलेंट टू d/2। तो अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस पर, जिसके लिए कि आप ये डिस्टेंस को अगर r/√2 कह रहे हो, तो ये r की जगह आप d/2 समझो, तो d/2√2 डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ ना। अगर आगे से ये क्वेश्चन आ जाए तो रॉन्ग करना, अवॉइड करना, ठीक है, रॉन्ग ट्राई करो कि ना हो, ये सब क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग हो जाता है। नाउ अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ रिंग। मैं बोलूँगा कि उस फुल रिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, नहीं ये यस ये फुल रिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। आपको इसको नहीं भूलना है, खास करके ये हाफ रिंग और ये क्वार्टर रिंग। तो हाफ रिंग का अगर याद हो जाएगा तो क्वार्टर रिंग का भी याद हो जाएगा, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चार्ज, स्पेशली जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्या आपको बता रखा है, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में। तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में तो मैंने बता रखा है, आपको इसको चार्ज के टर्म्स में भी रट्टा मार के रखना है। तो फुल रिंग के सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, डन है। हाफ रिंग अगर है तो हाफ रिंग के सेंटर पर जो लिखते हैं 2k λ/r, तो 2k λ/r आप तो याद करो ही करो, लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो चार्ज बाय लेंथ, तो चार्ज हो गया q बाय लेंथ हो गया पाई इंटू आर, q बाय पाई इंटू आर। तो आप इसको चाहो तो वहाँ रख करके एक आध बार प्रैक्टिस कर लो कि आपसे हो पाता है या नहीं। तो E इक्वल्स टू जैसे 2k लैम्डा, तो 2 इंटू 1/4πε0, लैम्डा की जगह पर रख दो q बाई पाई आर, है ना, डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पर देखो 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी ये बन जाएगा q बाय पाई ε0 r स्क्वायर, यहाँ पर एक नीचे 2 भी बचना चाहिए,
क्यू डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप लोग इसको जैसे मान लो, ये आपको कर कर के इसको मेमोराइज कर लेना है। ये जैसे देख लो, ये क्वार्टर रिंग के लिए भी, तो क्वार्टर रिंग के लिए ये जो लैम्डा है, तो Q डिवाइड बाय लेंथ के जगह पे पाई आर बाई 2 होगा, तो वही 2 ऊपर चला गया है। तो अब यहाँ पर क्वार्टर रिंग के लिए मैं आपको कितनी बार इस पर फोकस करवाऊँ, वो पूरा पूरा कम ही होगा, क्योंकि इस पर तो क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में। तो अगर मान लेते हैं इस पर चार्ज है Q, तो लैम्डा के जगह पर क्या होगा ये तो आपने सीख लिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंगली आप देखो, यहाँ पर 2 कंपोनेंट है ना, आप हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली याद कर लो, इंडिविजुअली। तो के लैम्डा बाई आर, तो के लैम्डा बाई आर को, के लैम्डा बाई आर को क्यू के टर्म्स में भी याद कर लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस के जगह पर लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा के जगह पर लिख देना 2Q बाई पाई आर, डिवाइड बाय आर है, इसको 1/r लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर से ये 2 से ये गया, अब ऊपर में बच गया Q डिवाइड बाय 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जो पहले वाला आया था वही सेम इसमें भी बन करके आ गया। ये समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये बन गया Q बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। प्लीज़ मेमोराइज कर लो, ठीक है। और ये डायरेक्शन भी कैसे बनता है मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले एग्जाम में अभी जो इसके बाद होगा उसमें मैं आपको इस पर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ट्राई करना करेक्ट करने का, गलत ना हो, ठीक है। नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ये सब क्वेश्चंस हैं, ये हाफ रिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। लैम्डा ही दिया हुआ है तो इजी है, आप लोग कर लोगे। नेगेटिव है इसलिए डायरेक्शन टुवर्ड्स है, पॉजिटिव है इसलिए भी डायरेक्शन लेफ्ट में ही रहेगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद यह देखो -Q + 2Q चार्ज के टर्म्स में दिया है तुम्हें क्वेश्चन, जरूर ट्राई करो। चलो नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर Q, यही मैंने वहाँ पर भी करवाया है, ठीक है। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पर आता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन वायर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट। इनफाइनाइट लाइन है 2K लैम्डा बाई आर, ग्राफ देख लिया, ठीक है। ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट लाइन अगर है तो सेमी इनफाइनाइट लाइन में ये जो कंपोनेंट वाइज है उसी को ध्यान में रखना आसान रहेगा, के लैम्डा बाई आर एंड के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अगर ये फाइनाइट लेंथ का होता है, क्वेश्चंस कम आते हैं इसीलिए इस पर मैं बहुत स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। इस पर भी 2 कंपोनेंट आएगा, तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, तो sin θ1 + sin θ2 cos θ1 माइनस cos θ2। आप ये वाला सेक्शन को फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब तक पूरा रिवीजन ना हो जाए और टाइम ना बच जाए, आप चाहो तो आप ये स्ट्रेट वायर वाले सेक्शन को अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपने किया है तो ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चंस करवाया है, आप जाओ। ये जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन को भी अवॉइड कर सकते हो आप। अगर आप ठीक से सीखे हुए हो क्लास में तभी ये स्ट्रेट वायर वाले सेक्शन पे जाओ, एल्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको स्किप मार सकते हो, वेरी लेस चांस दैट दे विल आस्क, ठीक है। अब हम लोग बात करें स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर। तो सॉलिड स्फेयर जिसका चार्ज डेंसिटी है रो, टोटल चार्ज है Q, ठीक है। अब इस हिसाब से हो गया, Q को लिख दिया हमने रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अभी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो हमें ध्यान में रखना ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। K³ इनसाइड पॉइंट पर K³ इंटू आर, या ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई आउटसाइड का K³ या ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r², इस सरफेस का, ठीक है ना। इसके बाद इसका ग्राफ भी मिल जाएगा हमें। तो कभी भी अगर आपको दे दे कि E जो है किसी भी रीजन में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, देखो यहाँ नोट में करके लिखा है, इफ इन एनी रीजन E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब E इक्वल्स टू सम कांस्टेंट C इंटू R अगर दिया हुआ रहे, देन चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट रीजन, एक तो आप इसको कह सकते हो कि ये कांस्टेंट होगा, एंड साथ ही साथ आप इस C को, यहाँ जो C पड़ा हुआ है, इसको आप ऊपर ρ/3 एप्सिलॉन नॉट के साथ इक्वेट कर सकते हो, जिससे आप रो निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इसका ये ग्राफ भी है कि जब तक ये सेंटर पे ना पहुंच जाए ये एक लीनियर रहता है, फिर उसके बाद हाइपरबोलिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, ओके।
अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अगर एक कैविटी आपको मिलता है तो कैविटी के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर, इसमें फिर डेरिवेशन में मत चले जाना, क्योंकि बार बार अगर डेरिवेशन करते रहेंगे आप तो परेशान रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म। और कितना होता है, यहाँ से इस डिस्टेंस को मिलाओ C1 और C2 को, और ये अगर R हो गया तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, दैट्स ऑल, हो गया। यही 2 पॉइंट आपके लिए काफ़ी है ना। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर का अगर मैं बात करूं तो अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, जीरो होता है। बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैक्सिमम सरफेस पर, और फिर डिक्रीज करता रहता है। आप इसके ये एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, खास करके सरफेस वाले एक्सप्रेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ई एट सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है देख लिया हमने। ठीक, ये जेई पैटर्न के क्वेश्चन है, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जेई में काम आएगा। अब तो जेई मेन हो चुका है तो किसी काम का नहीं आएगा। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, ये पॉइंट 1 इनसाइड पॉइंट है तो पक्का है 0 होगा। जो पॉइंट 2 वो सरफेस पॉइंट है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और 3 वाला पॉइंट जो है वो आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर ई का वैल्यू हमने कितना याद किया है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बाय स्मॉलर R स्क्वायर, सिग्मा R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, ऐसे करके। तो सिग्मा की जगह सिग्मा है, R की जगह कैपिटल R स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये 1 यानी सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को R, तो R स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, इंपॉर्टेंट है। डन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके हैं, आपने क्यों दोबारा बनाया? ओके, ये पेज ही रिपीट हो गया है। ठीक है, ये पेज ही रिपीट हो गया है। फिर से ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे। नाउ अब बात करें हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर का। तो कंडक्टिंग स्फीयर का जो बिहेवियर होता है वो हॉलो स्फीयर के जैसा ही होता है। मतलब एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर है तो इसके अंदर में चार्ज नहीं रहता, इसके अंदर में चार्ज नहीं टिकता, सारे चार्जेस कहाँ पर आ जाते हैं, सरफेस पर, इसलिए इट्स बिहेवियर इज लाइक हॉलो स्फीयर। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हॉलो स्फीयर के ही जैसा होगा। ठीक है, चलिए इसीलिए ये सेम फॉर्मूलाज है। नाउ ये भी क्वेश्चंस हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग करेंगे उतना ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ओके, चलो ये क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ध्यान में आपको रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन से ज़्यादा जो उम्मीद रहता है क्वेश्चंस पूछने का, आपको पढ़ लेना है सबको। इसके बाद फ्लक्स वाला पोर्शन से ज़्यादा उम्मीद रखो। फ्लक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now we are going to talk about electric field lines. The electric field lines is just a kind of geometrical representation. कैसा लाइंस होता है ये हम लोग देख ही रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे और नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स, ये रेडियल लाइंस होते हैं। ठीक है, पॉपुलर फील्ड पैटर्न्स जो होते हैं, जैसे ये एक है, ये पैटर्न दे करके आपको जो सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि Q1 का स्ट्रेंथ ज़्यादा या Q2 का स्ट्रेंथ ज़्यादा या दोनों का नेचर कैसा है। तो दोनों से देखो फील्ड लाइंस दूर ही जा रहा है, इसलिए बोथ आर पॉजिटिव, और Q1 में ज़्यादा लाइंस है इसलिए Q1 का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फिर ये देखो Q1 से तो दूर जा रहा है लेकिन Q2 के पास आ रहा है, मतलब Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। ठीक है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इसीलिए ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो कुछ ऐसा। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, करेक्ट है। डेंसर फील्ड लाइंस मतलब होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, रेयर फील्ड लाइंस होगा मतलब वीकर फील्ड है। मतलब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर अगर कंपेयर किया जाए तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है।
पैरेलल फील्ड लाइंस मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द मैटर ऑफ कंडक्टर के अंदर में चार्ज ही नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा सरफेस पे, कंडक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हर सारे एंगल जो मैंने बनाए वो सब के सब 90 है और अंदर में कोई लाइंस नहीं है। डन, ठीक है। फिर से ये लाइन रिपीट हो गया, सॉरी पेज ही ये रिपीटेड है, ये छोटा मोटा ये बहुत सारे पेजेस है ना तो मिस्टेक हो जाता है बच्चों से। देखो फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का फंक्शन करता है, ध्यान में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने मेन फंक्शंस हैं? दो। पहला फंक्शन है इसका फोर्स लगाना, F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू क्यू ई एक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन होता है इसका एनर्जी स्टोर करना, उसका अभी यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अभी पहला फंक्शन को हम लोग ध्यान देंगे, F इक्वल्स टू क्यू ई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्यू ई फोर्स लगेगा तो वो टुवर्ड्स लग जाएगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज रखने पे अपोजिट। तो यानी एक्सेलरेशन कितना ये प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड? तो क्यू ई बाई एम। समझ में बात है? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज Q को रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ओके। अब ये जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो भाई यहाँ पर रेस्ट पर छोड़ा, हमने देखा फोर्स लग गया इस पर, सेम डायरेक्शन में लगा है, तो कितना का एक्सेलरेशन आएगा? तो क्यू ई बाई एम का आएगा। तो किसी टाइम पर u प्लस ए टी लगा करके, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v निकाल देंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस d, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस d यानी s के ये वाला इक्वेशन को अप्लाई कर लो, ये भी निकल जाएगा। डन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस। ओके, ये आपको एग्जाम में जाने से पहले 2 बार ट्राई कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वर्टिकली अपवर्ड रखा है, मतलब वाई डायरेक्शन में रखा है, और प्रोजेक्ट देखो हमने किया है इसको एक्स में। हमारे नीट में भी पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, मैं भी आपको देने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में, ताकि देख लेते हैं कि आप लोग सीख पाए या नहीं। तो एक्स में हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो x में प्रोजेक्ट किया है कुछ एक स्पीड लेट इट बी यू एक्स से, y में कुछ नहीं दिया है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, तो इसका मतलब फोर्स लगेगा इस पर y में, यानी एक्सेलरेशन होगा इसका y में, a हो जाएगा क्यू ई बाई एम, लेकिन ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? y में। तो देखो x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए Vx का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। Vx एज जिस स्पीड से भी तुमने प्रोजेक्ट किया वही रह गया V नॉट। वाई डायरेक्शन में स्पीड चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में स्पीड चेंज होगा। वाई डायरेक्शन का स्पीड को निकालने के लिए आप ये लगा सकते हो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई तो जीरो ही है, ए वाई के जगह पर आप रख सकते हैं क्यू ई बाई एम इंटू, अगर वो ने टाइम दे दिया टी तो टी रख दो, ठीक है। और नहीं, अगर मान लो उसने डिस्टेंस दे रखा है तो वी स्क्वायर इक्वल, ये वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस अलॉन्ग वाई। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अलॉन्ग वाई, तो यू वाई तो जीरो ही रहेगा, यू वाई जीरो रहेगा, लेकिन 2a वाई की जगह पर h लिख दो और इस हिसाब से वी वाई निकाल दो, फिर v भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू इट नाउ। और इसमें सबसे ज़्यादा जो चांस है हम नीट वालों के लिए वो स्पीड ही पूछने का, अदर 2 सेकंड के बाद या फिर वर्टिकली मान लो वो कुछ 2 मीटर के बाद। तो ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि 2 सेकंड के बाद पूछेगा या 5 सेकंड के बाद पूछेगा, ठीक है। इसके बाद जो इतने भी पार्ट्स हैं इसके, वो एक्स डायरेक्शन में कैसे लगा सकते हो वो मैंने बताया, फिर वाई डायरेक्शन में हम लोग कैसे लगा सकते हैं वो हम लोगों ने दिखाया है। समझ में बात आ रहा है? तो ये सारे एक एक पार्ट को आपको रिवाइज कर लेना है। तो x में जैसे v नॉट टी, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं था, x में कितना डिस्टेंस गया तो d v नॉट इंटू टी, टी निकल जाएगा, ठीक है, टी स्पेंट। अब ये t का वैल्यू अगर हम लोगों ने उठा करके इसमें रख दिया तो y निकल जाएगा, है ना। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो y इक्वल्स टू, अरे यहाँ से भी टी स्पेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है,
ये मतलब निकाल सकते हो, अगर वहाँ से y दे दिया तो बाकी ये टी स्पेंड का वैल्यू यहाँ पर रख दो तो y निकल जाएगा। y इक्वल्स टू हाफ क्यू ई बाई एम इंटू डी बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। tan थीटा वी वाई बाई वी एक्स वी ऑल नो, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री जो ऐसे में होता है ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री वर्ड तो आप लोगों को मालूम ही होगा, ये रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है। ओके, नाउ फाइंड आउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम के लिए आपको t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है ना, तो ये जो जी इफेक्टिव है इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो जी किधर लगेगा, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स भी तो लगेगा क्यू ई, तो क्यू ई बाई एम, तो यानी g प्लस क्यू ई बाई एम, ये हो गया एक्सेलरेशन, वो यहाँ पर रख दो g प्लस क्यू ई बाई एम, यानी t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस क्यू ई बाई एम, वही सेम ही यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो g माइनस क्यू ई बाई एम, ठीक। सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर स्प्रिंग को जेंटली अगर आप प्रेस करे हुए तो एफ बाई के का डिफॉर्मेशन, सडन प्रेस करोगे तो 2f बाई के का डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं ये फ्लक्स पर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्लक्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने अभी बोला ना। ओके, फ्लक्स क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। इसको निकालने के कितने तरीके हैं, तो 2 तरीका है। पहला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ रहता है तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन या ई डॉट ए कर लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो फाई जो है, फाई को हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ पर फाई कॉस टू ई ए कॉस थीटा, यही हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछेगा भी। तो फाई कॉस टू ई ए कॉस थीटा ये कब अप्लाई करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही देगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो ये अप्लाई करो, नहीं तो दूसरा जो तरीका है वो है गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से कैसे हम लोग निकालते हैं, तो टोटल फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स देता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डन। जैसे ये स्फीयर है, इसके अंदर में चार्ज क्यू है, तो टोटल फ्लक्स, इससे जितने भी लाइंस निकलेगा तो कितने लाइंस इस स्फीयर से पास किया, तो टोटल कितने लाइंस पास किया, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज का वैल्यू ही क्यू था, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट अप्लाई कर दो। अगर चार्ज माइनस है तो ये सारे लाइंस अंदर की तरफ आ रहे होंगे, तो इसलिए अंदर आते हुए लाइंस को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, तो माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अंदर में एक से ज़्यादा चार्ज है तो जितने भी अंदर में चार्जेस है सबको ऐड करो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उतने सारे टोटल लाइंस होंगे, क्लियर है ना। अगर बाहर जा रहे हैं लाइंस तो पॉजिटिव फ्लक्स, अंदर आ रहे हैं लाइन तो नेगेटिव फ्लक्स। ये वाला पेज आप लोग जो है इसको पॉज करके एक बार पहले फिर से एक बार पढ़ लेना, फिर आगे बढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लेते हैं वो हमसे पूछ रहा है कि अगर φ1 फ्लक्स अंदर गया, φ2 फ्लक्स बाहर गया, तो अंदर में चार्ज है क्या, है। अगर φ1 और φ2 अलग अलग है तो अंदर में चार्ज है, कैसे निकालोगे, तो नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट और फाई नेट को मल्टीप्लाई करो, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई नेट की जगह φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, ठीक है। हमेशा आप लोग यही करेंगे। चलिए, इफ अ क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से, चाहे वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, जितने लाइंस अंदर जाएंगे उतने ही लाइंस बाहर भी जाएंगे, इसलिए नेट फ्लक्स कितना बना रहेगा इसमें, 0, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 0। अब देखो ये क्यूबिकल टाइप का क्वेश्चन है कि अगर चार्ज को हमने सेंटर पे रख दिया तो कितना फ्लक्स काउंट होगा, तो फ्लक्स कितना काउंट होगा उसके लिए पहले चार्ज कितना काउंट होगा वो जरूरी है, तो इनसाइड में टोटल ही चार्ज काउंट हो जाएगा। यही चार्ज को अगर हमने फेस पर रखा है तो आधा ही चार्ज इनसाइड में काउंट होता है, और चार्ज को अगर हमने एज पे रखा है तो 1/4 ऑफ चार्ज इनसाइड में काउंट होगा। ये आउटसाइड को भूल जाओ, ये जो इनसाइड में है उसको याद करो। अगर एज पे रखा है तो कितना चार्ज इनसाइड में काउंट होगा, Q/4। अगर चार्ज को हमने कॉर्नर पे रखा तो 1/8 ही काउंट होगा, Q/8 ही काउंट होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर उसने बोला चार्ज एट फेसेस पर देखो कितना कितना चार्ज दे दिया, 2, 6,
-10, 16, 5, 20। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दो तो क्यू टोटल निकाल देंगे। लेकिन क्यू टोटल काउंट नहीं होगा क्योंकि फेस पर है ना, तो फेस पर उसका आधा ही काउंट होता है, तो उसका आधा ही लो, समझा। तो क्यू इनसाइड जो होगा वो क्यू टोटल बाय कितना हो जाएगा 2, और तब फ्लक्स निकालो, तब तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब जैसे क्यू एट फेसेस और भी एक है, क्यू एट एजेज, एजेज है तो सब चार्जेज को ऐड कर दो, अब फिर तब उसका 1/4 ही अंदर में काउंट होता है, तो उसका 1/4 करके करो, ठीक है। दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डू इट। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड आउट फ्लक्स लिंक्ड विथ हेमीस्फेयर एज सोन। तो अब देखो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, ये हेमीस्फेयर, अब यहाँ से जो लाइंस निकलेगा, कुछ लाइंस तो इससे पास कर ही रहा है, लेकिन ये सब लाइंस तो पास नहीं कर रहा जो ऊपर ऊपर से गया। तो ऊपर वाले लाइंस को लिए यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल हेमीस्फेयर और बना दो, तो टोटल जो लाइंस होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आधा स्फेयर है तो हाफ ऑफ द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर ऐसा ये एक क्वेश्चन भी करवाए, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, यहाँ पर, तो यहाँ पर से ये जो होगा कुछ ये इस तरह से पास करेगा, कुछ इधर से और कुछ इधर से। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं फ्लक्स लिंक्ड विथ वन फ्लैट सरफेस इज फाई, तो यहाँ से फाई, तो यहाँ से भी फाई, तो ये आजू बाजू से ये कर्व्ड सरफेस से कितना, तो लेट इट बी एक्स। तो 2 फाई प्लस फाई नोट को ही हमने एक्स बोला था, तो ये फाई नोट पूछ रहा था, ठीक है। चलिए तो ऐसे करके आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ अटेम्प्ट करिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये देखो ये चार्ज को स्क्वायर प्लेट से ऊपर करके रखा है, तो आप ऐसे समझो कि ये 6 फेसेस अगर हम लोगों ने बना दिया तो ये इसके अंदर में पैक्ड हो जाएगा, तो 1 फेस से कितना होगा, ठीक है। ठीक, ये सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज अ टफ क्वेश्चन, यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन फॉर द टाइम बिंग। सेकंड टाइम में इसको पहले बेसिक जब सारा रिवीजन हो जाए तब इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल के प्रिपरेशन के लिए है, ये भी इसको भी अवॉइड करो नेक्स्ट लेवल के प्रिपरेशन के लिए। तो यू कैन अवॉइड दिस 2 क्वेश्चंस इन फॉर द फर्स्ट टाइम, इन द सेकंड टाइम रिवीजन यू कैन अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, तो अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2a इज प्लेस्ड, तो ये देखो ये सब का सब ये कोऑर्डिनेट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। अवॉइड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम में डेफिनेटली अटेम्प्ट करो और अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलिए गॉस लॉ, अब आते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ में वही है, टोटल फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। टोटल फ्लक्स को हम लोग ई डॉट डी एस करके लिखते हैं। इसके बाद ये गॉसियन सरफेस, इट इज़ द इमेजनरी क्लोज सरफेस, ये पढ़ करके कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हम लोगों को ये सब प्रूफ से तो कुछ लेना वाना है नहीं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दो, उस क्वेश्चन को अवॉइड करो, और यहाँ पर अगर हमें कोई एक नोट मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा है। ओके, मैं आपको एक ये ऐसे बताता हूँ, अगर रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहा या आर रेस्ट पावर एन रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट पावर एन प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल बात खत्म करो, ठीक है। अब फिर से अगर और लेवल पे अगर ले जाऊँ, अगर रो इक्वल्स टू रो नोट इंटू आर रेस्ट पावर एन रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा रो नोट बाई एन प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर रेस्ट पावर एन प्लस 1। आप डायरेक्टली आप इसको ध्यान में रख लो, ये डेरिवेशन क्लास में समझाने के टाइम पे अच्छा था, अभी अब आप इसको नहीं याद रखेंगे, आप लोग डायरेक्टली ऐसे करके याद रखेंगे ये वाला, ठीक है। इसको आप लोग 2-3 बार लिखेंगे, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट पावर एन, पहले तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस्ट पावर एन प्लस 1, जब ये हो जाए प्रैक्टिस तो सेकंड पे आ जाओ। इफ रो इक्वल्स टू रो नोट आर रेस्ट पावर एन, तो ई इक्वल्स टू रो नोट बाई एन प्लस 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू आर रेस्ट पावर एन प्लस 1, ठीक है। चलो ये भी अभी अवॉइड करो ये सब,
ये अभी अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो है ना, ये जेई पैटर्न का है, तो अभी फर्स्ट टाइम के लिए ये अवॉइड करना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट, तो प्लेन सीट का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर यही चीज कंडक्टिंग सीट हो जाता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब देखो यहाँ पर तुम्हें एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, यहाँ सिग्मा है, वहाँ माइनस सिग्मा है, तो हर एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो माइनस है तो टूवर्ड्स और प्लस है तो अवे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि मान लो ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करिए। एग्जाम में तुम्हें ऐसे करके ऐसे प्लेट्स दे देगा, बोलेगा यहाँ पर +2 सिग्मा है, यहाँ माइनस सिग्मा है, यहाँ -3 सिग्मा है, बताओ कि ये 4 पॉइंट में से 1 2 3 4 में से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, ऐसे करके पूछ लेगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, तो डायरेक्शन से सोचो, .2 पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा होगा। आप लोग इसको कमेंट करके आप लोग बताओ .2 पर कैसे सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसका ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सबको आप लोग खुद से करिए। चार्ज कंडक्टिंग सीट है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और प्लेन सीट है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो यहाँ कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और प्लेन सीट होता है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, नीट में मैं इससे भी बहुत कम ही क्वेश्चन देख रहा हूँ, पैटर्न में जो है वो गॉस लॉ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो अगर आपसे याद रखने का कैपेसिटी है तो आप करिए, नहीं तो आप इसको भी आप अवॉइड कर लीजिए। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये अलोंग द एक्सिस होता है, अलोंग द एक्सियल लाइन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ देख लेना है थीटा हम लोग कैसे बना रहे हैं। ओके, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिक सिलेंडर का बात करें, ये थोड़ा काम का है, ये थोड़ा सा काम का है, ये इसको आप लोग देख लो। अगर थिक सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर का बात कर रहे हैं, इनसाइड द सिलेंडर में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, आउटसाइड में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी काम का है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ई इनसाइड रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ई आउटसाइड रो आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसे करके। तो ये वाला एक काम का है। ठीक है, ओके। जो ऊपर में मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। ठीक है, चलो। सो इस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा रिवीजन हो गया है। मैं बोलूँगा कि आप लोग फ्लक्स पे बहुत ज़्यादा जोर दो। फ्लक्स पे अभी जैसे मुझे एक बात बताओ, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, मैंने इसके कॉर्नर पे यहाँ पर ही एक चार्ज रख दिया, बताओ इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो यहाँ से जो फ्लक्स लिंक होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लाइंस जो हैं वो स्क्वायर के पैरेलल निकल जाएंगे, तो फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, 0। अब इसका रीजन अगर मैं बोलूँ, इसका रीजन क्यों है, क्योंकि लाइंस इस प्लेन को इंटरसेक्ट मतलब पास नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। अब क्रॉस क्यों नहीं किया, और अगर क्रॉस नहीं किया तो हम लोग फ्लक्स कैसे बोल रहे हैं 0, असर्शन रीजन में। तो हम लोग बोलेंगे ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर किधर होगा, तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर तो इसके पैरेलल परपेंडिकुलर में जाएगा, तो एंगल कितना बनेगा, तो 90 डिग्री, इसीलिए फ्लक्स कितना है, 0। तो ऐसे करके असर्शन रीजन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अभी रिवीजन करवाया है, इसे आप लोग देख लो। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पोटेंशियल वाला पार्ट का रिवीजन कर लेते हैं अप टू कंडक्टर का। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी भी है। चलो।